मैं शरद वर्मा आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्मिया रीजन इज इन न्यूज़ दीज डेज फॉर द एथनिक अटैक। दिस रीजन इज लोकेटेड इन हिच कंट्री। तो ऑर्मिया रीजन किस देश में है? तो ये है इथोपिया में। आखिर ये मुद्दा क्या है? ये जातीय जो हमले की चर्चा चल रही है वहाँ पर, वो क्या मुद्दा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये है इथोपिया कंट्री, ये है इथोपिया, ओके, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही एक पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है 4 कंट्रीज़ आते हैं। कौन कौन? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। और परीक्षा की दृष्टि से इन चारों के कैपिटल भी आपको मालूम होने चाहिए। तो सोमालिया की राजधानी जो है मोगाडिशु है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, और जिबूती की राजधानी जिबूती ही है, और इरिट्रिया की राजधानी अस्मरा है। ओके, तो हम फिर से आ जाते हैं, आखिर ये मुद्दा क्या चल रहा था। इथोपिया में दो जातियों के बीच हमले हुए थे। यहाँ पर एक रीज़न है ओर्मिया रीज़न, और यहाँ पर ये जो रीज़न है लिखा नहीं है इसमें, यहाँ पर अमारा रीज़न रहते हैं। कौन? अमारा रीज़न यहाँ पर है। ये जो ओर्मिया में है इसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, ओके, इथोपिया की, और अमारा में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। तो ओर्मिया क्या चाह रहा है? ये इथोपिया से इस पार्ट को पूरा अपने अंडर में लेना चाह रहा है। इतने हिस्से को, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको वो अपने अंडर में लेना चाह रहा है। तो इसके लिए उसने क्या किया, 200 अमारा लोगों को मार डाला इसने, जिसके कारण ये मुद्दा चर्चे में आ गई। ओके, ये थी जानकारी ओरोमिया क्षेत्र में जातीय हमले के बारे में। अब हम कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं आपको। सेम बैक चलते हैं। इथोपिया अफ्रीका के ही पहले ऐसे व्यक्ति कौन हैं जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन हैं? इनको मिला है एक्चुअलिटी में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। उनका नाम है फ्रांसिस कैरे, ओके, और ये बुर्किना फासो के रहने वाले हैं। इसके अलावा ILO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो वो हैं गिलबर्ट होंगबो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिलबर्ट होंगबो, इसे जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और गिलबर्ट होंगबो कहाँ के हैं? ये हैं टोंगो के, ये हैं टोंगो के। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिलबर्ट होंगबो जिन्हें ILO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किस कंट्री से हैं? तो वो टोंगो से हैं। इसके अलावा बिटकॉइन के बारे में मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ। बिटकॉइन को अपनाने वाला जो फर्स्ट कंट्री बना है वो एल सैल्वाडोर बना था। लेकिन सेकंड कंट्री कौन है? वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बना है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बना है जिसने बिटकॉइन को अपना लिया है। इसके अलावा अफ्रीका में UNCCD का, ये मरुस्थलीकरण से रिलेटेड है, उस पर कंट्रोल करने से रिलेटेड है, उसका आपको 15 सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ये हुआ था आइवरी कोस्ट के अबिडजान में इसका आयोजन किया गया था। ओके, इसके अलावा इथोपिया के ही एक व्यक्ति हैं जिन्हें WHO का प्रमुख बनाया गया है। वो कौन है? वो हैं टेड्रोस एडनॉम। क्या नाम है? टेड्रोस एडनॉम। तो ये कुछ जानकारी थी इथोपिया के बारे में और कुछ संस्था के महानिदेशक और उनके प्रमुख के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प इन द पर्सियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है
गल्फ ऑफ पर्सिया और ये है गल्फ ऑफ ओमान, और इसके बीच में है यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मोज। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, पहले मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में जो ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था वो किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था इंडियन नेवी ने। किसने? इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। आखिर ये मुद्दा क्या था, ये मतलब ऑपरेशन संकल्प है क्या, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। 2019 के समय हमारे यहाँ का जो मर्चेंट शिप होते थे, मर्चेंट शिप जो कि सामान हो गया, कोई जैसे क्रूड ऑयल हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, उनको आवाजाही के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये कोई नेवल शिप नहीं था या एयरक्राफ्ट शिप नहीं था, यहाँ मर्चेंट शिप की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर अटैक हो रहे थे 2009 में। इस हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ के मर्चेंट से जब वो जाते थे यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्सिया या वो गल्फ ऑफ ओमान होते हुए व्यापार के पर्पज़ से, तो उस पर हमले किए गए थे, जिसकी रक्षा के लिए इंडियन सरकार ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था। इसमें क्या मेन इनका एम था? इसमें था कि वो अपने इस मर्चेंट जो शिप हैं इनकी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए हमारा एक जहाज INS तलवार जो कि हमेशा अब इन मर्चेंट जहाज़ों के साथ रहेगा और इनकी रक्षा करता रहेगा। तो ये जानकारी थी ऑपरेशन संकल्प के बारे में। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। INS गोमती ये क्यों चर्चा में रहा है? क्या है कि कुछ हमारे यहाँ के जहाज़ हैं जिनको क्या कहा जाता है, अब वो वर्क में नहीं रह गए हैं, समझ रहे हैं। अब उनको कि कुछ को तो म्यूज़ियम में उनको एक म्यूज़ियम का तरह बना दिया जा रहा है, और कुछ को तोड़ दिया जा रहा है। तो जो INS गोमती है, इसको लखनऊ में अब एक म्यूज़ियम की तरह बनाया जाएगा, और जिसका नाम क्या रखा गया है? जल सेना शौर्य स्मारक। क्या नाम रखा गया है? जल सेना शौर्य स्मारक रखा गया है। ओके, और INS निशंक और INS अक्षय जो है, ये सारे जहाज भी क्या गया है, इनको डीकमीशन कर दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि लखनऊ में किस जहाज का म्यूजियम बना हुआ है? INS गोमती का, और उसका नाम क्या रखा गया है? जल सेना शौर्य स्मारक। तो ये जानकारी थी ऑपरेशन संकल्प के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। At the virtual meeting of Major Economics Forum on Energy and Climate MEF, Union Minister calls upon the member of MEF who launch a global movement on life. What is the full form of life? तो लाइफ का यहाँ पर क्या फुल फॉर्म है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो लाइफ वर्ड आया कहाँ से है? आपको याद होगा COP26 के बारे में, जो कि UNFCCC का था सम्मेलन, जो कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था। वहाँ पर PM नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत का जिक्र किया था, जिसमें कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की गई थी 2070 तक, और इसके अलावा कार्बन इमिशन को ख़त्म करने की बात कही गई थी, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की बात कही गई थी, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कही गई थी, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने की बात कही गई थी। मतलब इन सब का जिक्र किया गया था। तो वहीं पर ही एक वर्ड लाइफ वर्ड भी आया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हमें ऐसी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, जलवायु के अनुकूल हो, उसके प्रतिकूल ना हो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सेफ इन्वायरमेंट में ही हम रह सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी पीपल जलवायु के अनुकूल लाइफस्टाइल को अपनाएगा
उसको एक नाम दिया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, उनको ट्रिपल पी बोला जाएगा। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रो प्लैनेट पीपुल, प्रो प्लैनेट पीपुल। ओके, तो ये जानकारी थी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में। चूँकि कोप 26 की बात हो रही थी तो कोप 27 भी मैं आपको बता देता हूँ। कोप 27 का जो आयोजन किया जाएगा ये इजिप्ट के शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चंबल सेंचुरी इज इन द न्यूज दिस डे फॉर द फाइटिंग इलीगल माइनिंग, इट इज इन व्हिच स्टेट। तो क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि अवैध खनन के लिए चर्चा में रहा है वो किस राज्य में है। चूँकि यहाँ पर अभी एक ही स्टेट दिया है तो वो है मध्य प्रदेश। और ये फैला कहाँ कहाँ वैसे, ये है मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के एरिया में ये फैला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये सर्किल में जो डायग्राम है ये तीनों क्षेत्रों को, तीनों स्टेट को ये कवर करता है, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। तो ये मध्य प्रदेश में इसको अवैध खनन की वजह से चर्चा में रहा था। क्या था कि जो वहाँ के सीएम हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा कि जब क्या जाता है अवैध खनन हो ही रहा है तो उसको क्यों ना इकोनॉमिकल दृष्टि से उसको वैध का दर्जा देकर क्यों ना इकोनॉमी कंडीशन को सुधारा जाए। तो ये थी इसकी जानकारी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में मैं कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ। बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन सिस्टम, इसको बायोमास जो आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है इसको अपनाने वाला पहला स्टेट जो है मध्य प्रदेश बना है। और ड्रोन स्कूल जो कि ग्वालियर में खोला गया है, तो पहला देश का पहला जो ड्रोन स्कूल है वो कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये हुआ है एमपी में, ग्वालियर में। तो ये जानकारी थी मध्य प्रदेश के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA टू डेवलप ए मॉडल प्रोडक्ट ऑन श्योरिटी बॉन्ड। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, ये कौन जारी करता है श्योरिटी बॉन्ड को। तो इसे जारी करता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आखिर ये श्योरिटी बॉन्ड क्यों चर्चा में रहा है, पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। श्योरिटी बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि जैसे कि सरकार, ये मैं एक फ्लोचार्ट के जरिए आपको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट जैसे कि सड़क के निर्माण की बात कर रहा है, तो उसके लिए वो जैसे कि वहाँ पर लाइट लगाना हुआ या सड़क बनवानी हुई, उसको सुधारना हुआ, रोड तैयार करना हुआ, ओके, तो इसके लिए वो एक टेंडर निकालता है, ताकि और वो किसके लिए, वो प्राइवेट कंपनियों के लिए ये टेंडर निकाला जाता है। और उनके लिए निश्चित टाइम सीमा होती है कि इतने दिनों के अंदर उनको बनाना होता है। तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए टेंडर जारी किया जाता है और हर प्राइवेट कंपनी अपने टेंडर का एक वो मूल्य अपना निर्धारित किए रहते हैं और उसी आधार पर सरकार उनको प्रोवाइड करता है वो टेंडर। ओके, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं प्राइवेट कंपनियों को सड़क निर्माण के लिए। ओके, और प्राइवेट कंपनियां अगर उस सड़क को सही टाइम पे और सही तरीके से बना पाने में अक्षम हैं, मतलब उसे तैयार नहीं कर पाते हैं, तो उसका घाटा आखिर में किसको होगा, उसका घाटा तो गवर्नमेंट को ही तो झेलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है, गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस घाटे से बचा जाए, तो इसी के लिए श्योरिटी बॉन्ड चर्चा में रहा था।
तो इसके लिए जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ये हायर करती हैं इंश्योरेंस कंपनियों को, ओके। और यही इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं ये उस प्रोजेक्ट की पूरी गारंटी लेती हैं कि अगर आपका रुपया डूबता है तो मैं 200 करोड़ रुपए आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि गवर्नमेंट को ये इंश्योरेंस कंपनियां देंगी। और उसके लिए जैसे कि जो 200 करोड़ का टेंडर दिया गया है प्राइवेट कंपनियों को मान लीजिए उसमें 60 करोड़ प्राइवेट कंपनियों के अंडर में चला गया और बाकी वे 10% या जो भी जिसका तय रहता है उतना परसेंट वो इंश्योरेंस कंपनियों में जमा कर देती हैं, ओके। मान लीजिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनियों में वो प्रीमियम के रूप में वो भरते रहते हैं। और जब कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाता है, बेकार हो जाता है, तो इसकी पूरी गारंटी ये इंश्योरेंस कंपनियां लेती हैं और वो गवर्नमेंट को उतना रुपया प्रोवाइड कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का घाटा भी नहीं होता है और एक ये चक्र जो है चलता रहता है। तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए ही लाया गया था श्योरिटी बॉन्ड, और ये श्योरिटी बॉन्ड जो है सरकार जारी करता है ताकि इसके जरिए वो इंश्योरेंस कंपनियों से रुपयों का भुगतान कर सके। अब समझ में आ गया आपको? तो इसको कौन जारी करता था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक अधिकारिता शिविर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट। तो जो दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए जो सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया था वो किस राज्य में किया गया था? वो असम स्टेट में किया गया था। और कहाँ पर? सोनितपुर जिला में, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। चूँकि असम की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को चलाने वाला पहला स्टेट जो पायलट प्लांट ये लगाया गया है ये असम में ही लगाया गया है, ओके। ये वहाँ के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। इसके अलावा असम सरकार ने काऊ एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की है, ओके। काऊ एम्बुलेंस सेवा भी उन्होंने शुरू की है। और असम सरकार ने ही एक नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप भी चालू किया है। और कुछ जानकारी और दे देता हूँ। वन नेशन वन कार्ड में जारी करने वाला जो 36वां स्टेट बना है वो असम ही बना है और ये अंतिम स्टेट भी है, ये लास्ट स्टेट यही है, ओके। तो ये 36वां है, इसे याद रखिएगा 36। और इसके अलावा असम सरकार ने असम में जो ही जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का भी आयोजन किया गया था, ओके। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये जानकारी थी असम के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री वर्चुअली एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन एट द G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग इन व्हिच कंट्री। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्री ने किस देश में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, संबोधन दिया था वहाँ पर? तो वो इंडोनेशिया है। राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अब नई राजधानी जो बनाने की बात हो रही है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? जकार्ता है। अब उसको जो है ब्रुनई एक द्वीप है उस पर ले जा कर के ईस्ट कालीमंतन जगह उसको बनाने की बात चल रही है, ओके। तो ये जानकारी थी इंडोनेशिया की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज
signed an agreement who launched an initiative for the fiscal development of 10,000 मिशन शक्ति SHG members। तो 10,000 मिशन शक्ति SHG सदस्यों के कौशल विकास के लिए एक पहल जो शुरू करने का समझौता हुआ है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उसे शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित था? ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। इसके अलावा एक काई चटनी है जिसको GI टैग दिया गया है, और उड़ीसा में ही आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी बनाए जाने की बात चल रही है। और NFHS स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो NFHS स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2022 है, उसके तहत उड़ीसा जो है फर्स्ट प्लेस पे रहा है। तो ये जानकारी थी उड़ीसा के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइंटिस्ट हैव कॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश इन द मेकोंग रिवर ऑफ कंबोडिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिश? ये जो आप फिश देख रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है जेंट स्टिंगरे। ओके, ये मीठे पानी की मछली है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है। ओके, और ये कंबोडिया में की एक नदी है मेकोंग नदी, वहाँ पर पाई गई है। ओके, ये कंबोडिया मेकोंग नदी जो होती है ये चाइना से की तरफ से होते हुए आती है, और ये लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम से होते हुए ये बहती है। इन सब देश को ये टच करते हुए बहती है। और ये जो है ये जा कर के साउथ चाइना सी में ये नदी, इसका जो मुहाना है वो साउथ चाइना सी है। ओके, मेकोंग रिवर का। तो ये इसके अलावा मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ। अंकोर वाट मंदिर आपने सुना होगा, सूर्यवर्मन सेकंड ने इसे बनवाया था। वो भी ये सबसे बड़ा मंदिर था उस समय का। इसे भी जो है कंबोडिया में ही बनाया गया था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द PM मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक बेस यूनिवर्सिटी इन व्हिच सिटी? तो कहाँ पर बन रहा है ये उद्घाटन किया गया? ये बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और इसके अलावा कर्नाटक में एक वन हेल्थ योजना प्रोजेक्ट भी चलाया गया है। और इसे किसने चलाया है वन हेल्थ प्रोजेक्ट को? इसको चलाया गया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। ओके, और इसके अलावा वहाँ पर काशी यात्रा योजना भी चलाई जा रही है। वेदती, यहाँ पर एक वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना भी चलाई जा रही है, याद रखिएगा। वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना भी कर्नाटक में चलाया जा रहा है। उसके अलावा कुछ जानकारी और मैं देना चाहता हूँ। सांस अभियान चलाया गया था जो कि निमोनिया से, जो बच्चों को निमोनिया हो जाता है उसके पता लगाने के लिए तुरंत पता लगाया जाए और उसका शीघ्र निपटान किया जाए, इसके लिए सांस अभियान चलाया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। और डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम, डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम कहाँ पर बना हुआ है? ये भी कर्नाटक में बना हुआ है, बेंगलुरु में बना हुआ है। तो ये जानकारी थी कर्नाटक के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अदर फैक्ट पर। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन कौन से? जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ज़रूर याद करिएगा। वर्ल्ड अर्थ डे ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थी। क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। सेकेंड, वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? ग्राउंड वाटर, मेकिंग इनविजिबल एंड विजिबल। थर्ड है 15 स्टैटिक्स डे, ये कब मनाया गया था? ये मनाया जाता है 29 जून को। और इसका इस बार का क्या रखा गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सेकेंड इसमें रखा गया था थीम। और इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ओनली वन अर्थ है। ये 2022 की थीम है, ओनली वन अर्थ। और 26 दिसंबर को सरकार कौन से अब दिवस के रूप में मनाएगा? वो है वीर बाल दिवस। ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। और 5 अक्टूबर को कौन सा डे के रूप में मनाया जाएगा? डॉल्फिन डे के रूप में। ओके, तो ये जानकारी थी कुछ इम्पोर्टेंट देश के बारे में। यहीं पर हम आज का आप करंट अफेयर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ इसको शेयर करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करिए। थैंक यू।